हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस नाउ। दोस्तों, आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में टॉप क्वेश्चन PYQ बेस्ड टॉप क्वेश्चन है जो उनको हम लोग देखेंगे क्विज नाउ सीरीज के अंतर्गत और उसको एनालिसिस करेंगे, थोड़ा डीपली देखेंगे और बैकग्राउंड को समझेंगे। इस वीडियो में हम लोग टॉपिक जो रखने वाले हैं वो यूरोपियों के आगमन और उनके भारत में सुदृढ़ीकरण और विस्तार के जो क्षेत्र कार्य हुए थे, जो बैकग्राउंड रहे थे, युद्ध हुए थे, उन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे कैसे यूरोपीय, ब्रिटिश, फ्रेंच जो आते हैं किस प्रकार अपना सुदृढ़ीकरण करते हैं भारत में। तो इन सारे टॉपिक्स पे आज PYQ होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, देखिए आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। और मुझे लगता है कि जो 1857 से पहले का जो बैकग्राउंड है, 1600 से लेकर 1857, इसके बीच के चीज़ों को लड़के बहुत प्रॉब्लम होती है उसको मेमोराइज करने में, उसमें भी बहुत मदद मिलने वाला है, समझने में भी मदद मिलेगी, आपको टाइमलाइन समझने में भी आसानी होगी। तो सीधे चलिए प्रश्न पे आते हैं। पहली बार जो भी चैनल पर आए हैं ज़रूर चैनल सब्सक्राइब करेंगे और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज़रूर जुड़ें, जहाँ पे इम्पोर्टेंट्स फैक्ट्स और PDF टाइम टाइम पे प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही क्रम क्या है, ये बताना है। तो इसमें सबसे देखिए, अंबर का युद्ध जो आपका हुआ था, ये हुआ था आपका 1749 में। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। वांडीवास का जो युद्ध हुआ था आपका 1760 में। और बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1764 में। तो ये क्रम आपका बी वाला सही होगा, सही आंसर बी होगा। जिस क्वेश्चन में मुझे बैकग्राउंड बताने की जरूरत पड़ेगी, मैं पूरा बैकग्राउंड भी समझाऊंगा, कैसे कैसे क्या कालक्रम चला था जिसके कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई थी। ठीक है, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। लॉर्ड क्लाइव उस समय गवर्नर थे भारत के। ये ध्यान रखिएगा कि 1757 में आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। उसके बाद 1764 में आपका बक्सर का युद्ध हुआ और 1765 में आपका इलाहाबाद की संधि हुई थी। उसमें लॉर्ड क्लाइव जो थे द्वितीय कार्यकाल के लिए अपने वापस आते हैं और बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में आते हैं और बक्सर के युद्ध की संधि का मसौदा तैयार करते हैं, तो इलाहाबाद की संधि तय होती है। तो इसी के तहत लॉर्ड क्लाइव जो थे, शाह आलम सेकेंड इनका पूरा फुल नाम समझिए, तो शाह आलम सेकेंड के थ्रू इनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाती है। और बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था बक्सर का युद्ध। इसमें कहा जाता है कि अंग्रेजों को जो भारत में वास्तविक शक्ति जो मिलती है, उसको सुदृढ़ीकरण का भारत में, वो इसी युद्ध से प्राप्त होती है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। सेम प्रश्न है, किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो शाह आलम द्वितीय द्वारा प्रदान किया गया था। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसमें अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व की संस्थापित किया गया था, तो बक्सर के युद्ध। पहला युद्ध था जो शुरुआत हो जाती है, एक बंगाल की दीवानी मिल जाती है, लेकिन फ्री ट्रेड का अधिकार मिल जाता है प्लासी के युद्ध के बाद। लेकिन जो बक्सर का युद्ध होता है उसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाती है, रेवेन्यू का काम मिल जाता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, जिसमें कि एक होता है पूरा संस्थापित हो जाना, किसी चीज़ को इस्टेब्लिशमेंट हो जाना, किसी संस्था का, किसी शक्ति का। तो उसको देखेंगे तो बक्सर के युद्ध के बाद ही अंग्रेजों का सुदृढ़ीकरण माना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार आता है, बार बार आता है, इसको ध्यान रखिएगा। इस टाइम लाइन को भी ध्यान रखिएगा, कैसे कैसे। मैं इसके लिए अलग सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा आप लोगों को। 1757 से लेके पूरा एक युद्धों का जो सिलसिला चलता है उसको मैं बना दूंगा, जिसमें कि अंग्रेजों का सुदृढ़ीकरण होता है भारत में किस प्रकार।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो देखिए, मीर कासिम जो कि नवाब बने थे प्लासी के युद्ध के बाद, मीर जाफर बने थे नवाब, उसके बाद मीर कासिम बने थे। तो इन्होंने जो नौकरशाही की पुनर्गठन किया था उस समय, और इसके अलावा जो काफ़ी क्या कहा जाए, राजनीतिक षड्यंत्र चल रहे थे, तो उससे बचने के लिए उन्होंने क्या, अंग्रेजों से दूर थोड़ा रहने के लिए अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर लिया था। ठीक है, लेकिन इसमें भी कुछ खास फायदा हुआ नहीं मीर कासिम को। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? तो ये लॉर्ड क्लाइव के लिए यही कहा गया है, और जाहिर है इसी वजह से कहा गया है कि बक्सर के युद्ध के बाद अपना पूरा स्थापित किया था इन्होंने भारत में। इसके अलावा भी ये पहले से भी सेना सैनिक ही थे, तो उनके पहले के युद्धों को देखकर भी इसको कहा गया था। विलियम पीट थे, उन्होंने कहा था हेवन बॉर्न जनरल, हेवन बॉर्न जनरल, विलियम पीट। तो लॉर्ड क्लाइव के लिए कहा गया था ये। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? अभी जैसे मैंने बताया, प्लासी का युद्ध था जिसने कि भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया, और जो इस्टेब्लिशमेंट किया वो बक्सर के युद्ध ने किया। निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? किस मुगल सम्राट ने मतलब लास्ट टाइम किसी को स्थापित किया था गवर्नर के रूप में? तो वो था मुर्शीद कुली खां। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त अंतिम सूबेदार कौन था? तो वही सेम क्वेश्चन, मुर्शीद कुली खान। भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों का विचार करें। कौन से सही हैं, कौन नहीं है? कौन से सही हैं मतलब, अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन व जनशक्ति का मिलना, अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। तो दोनों ही बातें सही हैं। जब बंगाल की विजय होती है अपना, वहाँ पे काफ़ी सारा धन मिल जाता है। उसके अलावा अंग्रेज़ों का जो नौ परिवहन है वो काफ़ी प्रशंसनीय या फिर काफ़ी विख्यात था अपने समय में, अभी भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। और वो समय, वो दौर था जिसमें कि नौसेना की शक्ति को ही सबसे महत्वपूर्ण शक्ति माना जाता है। जिसके पास नौसेना की शक्ति है वही विश्व पे राज करता था। तो अंग्रेज़ों की नौसेना शक्ति का कोई तोड़ नहीं था, सबसे बेहतरीन नौसेना शक्ति थी। तो ये दोनों सही होंगे। एक्सला सापेल 1784 संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। तो दोनों ही ये कथन सही हैं। तो दो इसका हो जाएगा सी। ठीक है। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो सबसे अंत में कौन आते हैं? तो फ्रेंच आते हैं। क्रम आपको यह ध्यान होगा क्या? तो सबसे पहले भारत में आए थे पुर्तगाली, फिर आए थे डच, फिर आए थे अंग्रेज, फिर आए थे डेनिश, फिर उसके बाद आए थे फ्रांसीसी। तो ये भारत में आने का क्रम में ध्यान रखिएगा, पुर्तगाली, डच, इंग्लिश, डेनिश और फ्रेंच। मृदा के स्वरूप और उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से कौन अंग्रेजों की देन है ये बताना है।
मृदा के स्वरूप और उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। तो इसका देखिए क्या होगा, मृदा और के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का जो मूल्यांकन हुआ था वो शेर शाह सूरी अकबर के समय ही शुरू हो चुका था। तो इसको अंग्रेजों ने नहीं, ये अकबर के समय ही शुरू हो चुका था। तो ये पहला तो ऑप्शन गलत है। फिर युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तो ये चलती फिरती तोपों का उपयोग मुगल काल में शुरू हो चुका था, तो ये भी गलत है। तीसरा है तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, ये देखिए आपका पुर्तगाली भारत में लेके आए थे। तो इस प्रकार ये तीसरा भी गलत है, इसलिए कोई भी नहीं, डी ऑप्शन सही होगा इसका। देखिए इसको मिलान करना है, जो जगह का नाम है और जो उनके बासिंदे रहने वाले जो क्या कहता है यूरोपियन शक्ति थी उनके स्थान से मिलाना है। तो इसका देखिए पौंडीचेरी को मिलाइए, तो पौंडीचेरी आपका हो जाएगा फ्रेंच से, गोवा आपका हो जाएगा पुर्तगाली से, फिर ये ट्रांकेबार हो जाएगा आपका डेन से, और सद्रास हो जाएगा आपका डच से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित किन शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय, वही सेम क्वेश्चन है कि कब कब भारत में आए। तो जैसे मैंने बताया पुर्तगाली सबसे आए, इसके बाद आपके डच आए, उसके बाद आपके इंग्लिश आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रेंच आए। तो ये क्रम होगा, इस हिसाब से देख लीजिए क्या क्रम होगा। सबसे पहले पुर्तगाली यानी कि 4 वाला एक ही ऑप्शन ही है, बात खत्म। भारत में फ्रांसीसियों से अपना सबसे पहला कारखाना निम्नलिखित स्थानों में कहाँ स्थापित लगाया था, तो सूरत में लगाया था। सूरत बड़ा इंपॉर्टेंट जगह है अंग्रेजों के लिए भी और फ्रेंच के लिए भी। सूरत में काफ़ी क्वेश्चन बनते भी हैं, आप क्वेश्चन देखिएगा प्रीवियस ईयर कोई भी, तो सूरत से क्वेश्चन जरूर रहते हैं। ठीक है, अब देखिए संधि और युद्ध का कैसे समापन होता है, किन संधियों के द्वारा या क्या निर्णय होता है युद्ध का, उसको मिलान करना है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध अभी हम लोगों ने देखा था, क्या हुआ था, एक्सला-सापेल की संधि से प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। फिर द्वितीय कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ था, द्वितीय कर्नाटक युद्ध आपका अनिर्णायक रह गया था। फिर तृतीय कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था, और प्रथम मैसूर युद्ध जो है उसमें ब्रिटिशर्स की हार हुई थी। तो क्या हो जाएगा, 4, 1, 3 और 2, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछता भी है। डुप्ले ने शुरू किया था। ये जो भारत के राजाओं में जैसे कुछ आपसी विवाद हो जाता है, कुछ क्या कहा जाए, जैसे कि उत्तराधिकार को लेके कुछ विवाद हो जाता है, तो ऐसी स्थितियों में बीच बचाव करने में बीच ये काम करते थे और किसी पक्ष के साथ होकर उसको सत्ता में स्थापित कर देते थे। उसके बाद क्या होता था कि कुछ न कुछ इसके बदले उनको लाभ मिलता, कहीं टैक्स फ्री मिल जाता या कुछ अधिकार मिल जाता क्षेत्र पे, दीवानी मिल जाती किसी क्षेत्र के, इस प्रकार चीज़ों को वो सब करना शुरू कर दिया। फिर बाद में जो अंग्रेज़ों ने इसको यूज किया, जिसमें कि अपनी सैनिकों को रखना शुरू कर दिया, सैनिकों को हटाना शुरू कर दिया वहाँ के, तो ये सारी चीज़ें भी आगे बड़े लेवल पे होने लगी, अंग्रेज़ों ने करना शुरू किया, लेकिन शुरुआत इसने डुप्ले ने ही इसको किया था। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो सबसे पहले ब्रिटिश ने किया था। जैसे मैंने बताया सूरत से क्वेश्चन बहुत आता है। तो इंग्लिश, सबसे पहले इंग्लिश या फिर ब्रिटिश स्थापित करते हैं 1613 में। इसके बाद डच आते हैं, डच स्थापित करते हैं 1616 में। सूरत में ही कारखाने की बात कर रहा हूँ मैं।
और फ्रेंच भी सूरत में स्थापित करते हैं, जो कि 1668 में। तो ये सबसे पहले अगर देखा जाए तो सबसे पहले इंग्लिश स्थापित करते हैं। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1599 में तो 1600 में हुई थी। तो उस समय अकबर 1605 तक अकबर का शासन था भारत में, तो अकबर उस समय बादशाह था। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? तो वही जैसे बताया सूरत में 1613 में। इससे पहले एक अस्थाई भी इन्होंने स्थापित किया था, 1611 में मसूलीपट्टनम में किया था। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाता है कि सबसे पहले फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई, तो सूरत ही ऑप्शन सही होता है। अगर अस्थाई पूछे या कुछ दोनों का ऑप्शन आए तब उसमें कन्फ्यूजन की स्थिति बन सकती है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वप्रथम नगर निगम स्थापित हुआ था? तो मद्रास, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन, कई बार आया हुआ है। मद्रास में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना हुई थी 1688 में। ठीक है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का क्या राज था? क्या राज था भाई? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, बिल्कुल सही। भारत क्षेत्रीय गुटों में ज़्यादा बटा हुआ था। राजाओं के प्रति लोगों का वफादारी थी, देश के प्रति उस समय कोई वफादारी का बात नहीं था। राष्ट्रवाद की कमी थी, कुल मिला के कहा जाए तो एकजुटता उस समय राष्ट्रीय भावना का नहीं था। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, बिल्कुल सही बात है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का भाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन थे उसकी सेवा में लग जाते थे। सही है, तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त तीनों। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रथम कारखाना स्थापित किया? तो जैसे मैं बताया 1613 में सबसे पहले कारखाना स्थापित हुआ था। तो अगर 1600 इसके हिसाब से आपका जहांगीर होगा। 1611 भी देखें, अस्थायी मसूलीपट्टनम में हुआ था, 1611 में, और सूरत में 1613 में। तो जहांगीर आपका आंसर सही होगा। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? देखिए, जो पुर्तगाली थे एक तरह से ये सब लुटेरों की तरह कार्य करते थे। आज भी आप गोवा या उस साइड के क्षेत्रों में जाके आप देखेंगे जो पुर्तगालियों का किला है। आपको कौन सी हॉलीवुड की मूवी है, कैरेबियन करके कुछ मूवी है, ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, जैक स्पैरो वाली, तो उस टाइप के ये सब किले आपको बने हुए दिखेंगे। जैसे आपको लगेगा समुद्र के किनारे तो पहले रहते थे, क्योंकि नौसेना शक्ति का पूरा उसमें योगदान था उनके पूरे सिस्टम में। तो समुद्र किनारे रहते थे, प्लस पूरा उनका जो सिस्टम था वो लूटपाट से जुड़ा हुआ ज़्यादा सिस्टम था। वो जो आसपास के एरिया जैसे बंगाल खाड़ी हुआ या फिर जहाँ पे वो उनका स्थान था, मतलब कि यहाँ पे मतलब अपना बना के रखे हुए थे, उस क्षेत्र में पूरा वो वसूली लूटपाट इस टाइप का काम करते थे। तो पूरा पुर्तगालियों का लूट एक तरह से समझिए तो वो लुटेरे टाइप का ही बिहेव करते थे। वो सब ऐसा नहीं बिहेव करते थे कि कंपनी है या फिर उनको व्यापार करना हो, जैसे धन अर्जन करना चाहते थे जितना मैक्सिमम पॉसिबल जिस वे से हो, लूटपाट भी हो तो वो लूटपाट के करके भी काम करते थे। और एक तरह से वो ज़्यादा अंग्रेज़ों की अपेक्षा वो लुटेरे ज़्यादा आपको समझ में आएंगे इतिहास में उनको देखेंगे तो। ठीक है, पौंडीचेरी वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी, सही है ये। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी
यूरोपीय शक्ति फ्रेंच थी, गलत है ये। दूसरी शक्ति आपकी डेंस थी डच की, फिर फ्रांस किया, ठीक है। अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पे कब्जा नहीं किया था, नहीं, गलत है ये भी। अंग्रेजों ने कब्जा किया था और उसके बाद पेरिस के संधि हुए थे 1814 में, तब उसने फ्रांस को फिर वापस कर दिया था, ठीक है। तो इसमें केवल एक सही होगा। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है? अल्बुकर्क। ये भी काफ़ी क्वेश्चन पूछता है बार बार। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो कोचीन में इन्होंने सर्वप्रथम अपना दुर्ग का निर्माण किया था। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? जेमोरिन, जो कि स्थानीय शासक था, उसने 1498 में वास्को डी गामा पहुंचा था कालीकट के तट पे, वहाँ पे उसने जेमोरिन ने स्वागत किया था। ये देखिए, समुद्री यात्री और देश कहाँ से रिलेटेड हैं, ठीक है। जहाँ की खोज की वो नहीं, जहाँ से रिलेटेड है उसकी मिलान करना है। तो वास्को डी गामा कहाँ का था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाली था, ठीक है। किसने कहाँ की खोज की? तो इसने भारत की खोज की थी, हालांकि भारत कभी खोया नहीं था। क्रिस्टोफर कोलंबस, आप इसको देखिए, कुछ चीज़ों को गेस भी कर सकते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्या अमेरिका की खोज की? अमेरिका, साउथ अमेरिका के क्षेत्रों में सर्वप्रथम वहाँ पे ही जाके तट पे पहुँचा था, रेड इंडियंस को मिला। तो क्रिस्टोफर कोलंबस था। साउथ अमेरिका में आज भी आप देखेंगे तो स्पेनिश बहुत बोली जाती है। कारण क्या है कि वहाँ पे जो उपनिवेश बने, स्पेनिश बस्तियाँ बनी, इसके वजह से। तो ये स्पेन का रहने वाला था, ठीक है। कैप्टन कुक जी कहाँ के थे? तो ये ब्रिटेन के थे। हॉलैंड के थे तस्मान, इसने खोजा था तस्मानिया आपने सुना होगा देश, तस्मानिया। फिर न्यूजीलैंड देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के बगल में, वो पूरे एरिया को ही ना, वहाँ पे तस्मान सागर भी है, आप देखिएगा। इन्होंने तस्मान ने खोजा था। तो इसका हो जाएगा कौन सा? बी हो जाएगा। 2, 1, 4 और 3, ठीक, हाँ, बी। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे, बताइए। अभी बात हो रही थी पुर्तगाली थी जिन्होंने सबसे पहले संबंध स्थापित किए भारत से, अंग्रेजों के आने से काफ़ी साल पहले से, मध्यकाल में ही ये अपना आ चुके थे। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप लोगों को आई होप पसंद आया होगा। जो आप लोगों को क्वेश्चन दिए थे, मैंने क्वेश्चन आपको समझाए, आपको एक्सप्लेनेशन भी समझ में आया होगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ब्रिटिश शक्ति या यूरोपियन शक्ति के सुदृढ़ीकरण पे एक वीडियो मैं बना दूं, जिसमें कि आपका जो विजय काल शुरू होता है अंग्रेज़ों का, कैसे कैसे फ्रेंच से लड़ते हैं, स्थानीय शासकों से लड़ते हैं, और क्या क्या चीज़ें टाइमलाइन बनती हैं, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा होता है। 1857 से पहले मैंने मोस्टली लड़कों का देखा है, 1857 से पहले का जो हिस्ट्री है मॉडर्न हिस्ट्री में, वो काफ़ी टिपिकल लगता है। 1857 के बाद से लेके 1905 या फिर उसके बाद आएगा 1947 तक, काफ़ी टाइमलाइन सही समझ में आता है कि स्ट्रेट चल रहा है, उसमें समझ में आती है चीज़ें क्या हो रही हैं। इससे पहले वाले में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। तो अगर आप लोग कहेंगे तो इसका भी एक वीडियो मैं डिटेल में बना दूंगा, जिसमें कि सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, ठीक है। अब चलिए, इसमें ज़रूर आप लोग अपना कमेंट दीजिए कैसा आपको लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जिससे हम लोगों को थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS नाउ। टेक केयर।